नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली है। रातू से 945 किलो गांजा बरामद किया गया है। आलू के बोरा में इस गांजे को छिपाया गया था। झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी खेप यहां पर जब्त की गई है। ट्रक अभी यहां पर जब्त की गई है। साथ ही आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको रांची से दे रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली है। रातू से 945 किलो गांजा बरामद किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक बड़ी सफलता मिली है। शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, अब तक बता दें सोनाली के इस पूरे मामले में जो झारखंड की एक सबसे बड़ी खेप कहा जाए तो सबसे बड़ी रिकवरी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि 950 केजी गांजा बरामद होना कोई मामूली बात नहीं। जानकारी के अनुसार ये पूरा माल जो है वो यूपी की तरफ जा रहा था और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसकी गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद रातू पुलिस की मदद से इस पूरे खेप को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस और जो नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम है इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये इसका सोर्स क्या है, कहां से ये लोग लेकर आ रहे थे, कहां पहुंचाना था, इसके मास्टरमाइंड या फिर जो इसके सप्लायर हैं जिनके हाथ में इसे लेना था, इन तमाम चीजों को लेकर खंगाल रही है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो झारखंड का इलाका है, उड़ीसा से होते हुए गांजा की खेप झारखंड पहुंचती है और झारखंड को एक कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये लगातार इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी। पुलिस को भी कई बार रिकवरी हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ी रिकवरी आज तक की है और इस वजह से पूरी टीम जो है, चाहे वो पुलिस की हो या फिर नारकोटिक्स, तमाम बिंदुओं को खंगालने में जुटी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद है। और वहीं बताया जा रहा है, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है, कि और भी कई लोग इसमें जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। जी ओम प्रकाश, ट्रक किसका है? इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? ट्रक के मालिक कौन है और कहां सप्लाई करने के लिए ये ट्रक जा रहा था? अब तक जो जानकारी हुई है, जो पूछताछ में, उसके आधार पर यूपी भेजा जा रहा था। इस पूरी खेप को, जो नक्शे की खेप थी, इस पूरे खेप को यूपी भेजा जा रहा था। वहीं जो ट्रक मालिक है उनकी भी जानकारी हासिल करने में फिलहाल टीम जुटी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उनके विषय में भी पूरी जानकारी जो है वो सामने आ पाएगी। लेकिन बता दें कि ज्यादातर जो गाड़ियां इन नशे के इस्तेमाल की जाती हैं वो ज्यादातर चोरी की गाड़ियां होती है और कहीं ना कहीं नंबर प्लेट में भी गड़बड़ी की जाती है। इस वजह से फिलहाल बिल्कुल। चलिए ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करते हैं रामगढ़ की, जहां मीथेन गैस के रिसाव से दहशत का माहौल है। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के लइयो उत्तरी और लइयो दक्षिणी पंचायत में कई जगह पर भारी मात्रा में मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है। इससे करीब 10,000 की आबादी बेहद परेशान है। साथ ही कई गंभीर बीमारियों के भी यहां पर लोग शिकार हो रहे हैं। यह क्षेत्र सीसीएल झारखंड उत्खनन परियोजना के अंतर्गत आता है। गैस का प्रेशर अधिक होने से डीप बोरिंग 10 से 15 फीट ऊंचाई तक पानी फेंक रहा है। वहीं उपजाऊ खेत भी गैस के प्रभाव में आकर खराब हो रहे हैं। इधर सीसीएल प्रबंधन की लापरवाही से भी लोगों में साफ तौर पर नाराजगी देखी जा सकती है। तो यहाँ देख रहे हैं पानी का रिसाव बहुत काफ़ी है, गैस का भी है। उसके बाद पिछले दिन कुछ दिन स्कूल में भी निकला और हर जितने घर में बोर होल है तो बोर होल में हर जगह लीकेज है मीथेन गैस का, जिससे काफ़ी भावा स्थिति है। और यहाँ के स्थानीय लोग पूरा डरे हुए हैं, या कभी भी माचिस मारिएगा तो वह जगह आग लग जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में लोग भयभीत हो चुका है। या जिला प्रशासन द्वारा और सीसीएल के कई द्वारा या लिखित सीसीएल अधिग्रहण क्षेत्र इसके द्वारा आज भी गैस का रिसाव जितने भी बोर होल है या सीएमपीडीआई का इस क्षेत्र में जो सीसीएल द्वारा चेक किया गया है वो सभी जगह गैस का रिसाव है। और इधर गिरिडीह के भंडारीडीह में स्थानीय मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश करने के मामले में एक ही समुदाय के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रांची और जमशेदपुर से गिरिडीह में कुछ लोग आए हैं। वे लोग मुस्लिम समुदाय के बीच नफरत फैलाने और भोले भाले युवकों को जिहादी बनाने के लिए ब्रेन वॉश कर रहे हैं।
उनकी ओर से ये दावा भी किया जा रहा है कि आखिरी नबी मोहम्मद शकील बिन हनीफ हैं, जो बिहार के दरभंगा में रहते हैं, और उसी को फॉलो किया जाए, न कि मोहम्मद पैगंबर को। जो जिहादी बाहर से ब्रेन वॉश करने आए हैं, वे लोग 10 से 15 की संख्या में हैं। स्थानीय लोगों ने जब इनकी विचारधारा का विरोध किया, तब इन लोगों ने स्थानीय युवकों की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 11 लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। जैसे कि हम लोग गए वहाँ पूछा कि तुम लोग कर क्या रहे हो, उसके बाद इन लोग बोला कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, आपको क्या मतलब। उसके बाद इन लोग मारपीट करना शुरू कर दिया, सीधा हमको यहीं पकड़ लिया, उसी में मारपीट करना शुरू कर दिया। तो वही सब आदमी, सब लड़का लोग आया, देखा तो इन लोग ईटा पत्थर अंदर से चलाना शुरू कर दिया। अपना मकान या भाड़े का? अपने मकान में कुछ लोगों को इन लोग बाहर से बुलाया। और लातेहार में 2 लाख के इनामी जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर संजय प्रजापति ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाले नक्सली का स्वागत डीआईजी ने गुलदस्ता और शॉल उड़ाकर किया। वहीं एसपी ने इनाम की घोषणा भी यहां पर की है। 2 लाख का चेक और 50,000 नगद सौंपा गया है। आपको ये भी बता दें कि सरेंडर नक्सली संजय प्रजापति साल 2013 से प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी में सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहा था, जिसके बाद इसे सब जोनल कमांडर बनाया गया था। लातेहार में इसके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। सरेंडर के बाद संजय ने दूसरे नक्सलियों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। हमारा काम है पैसिव वे में चाहे एक्टिव वे में ऑपरेट करना, और इसका प्रभाव निश्चित रूप से जेजेएमपी ही नहीं बल्कि अन्य उग्रवादी संगठनों पर भी पड़ा। झारखंड सरकार की जो पुनर्वास नीति है, ये पूरे देश में इसकी काफ़ी तारीफ होती है और कई लोग इससे प्रभावित होकर के पहले भी सरेंडर करते रहे। तो मैं इन सबसे अपील करूंगा कि सब लोग हथियार का रास्ता छोड़ करके मुख्यधारा से जुड़े। हम लोग जो सरकारी स्कीम है, जो पॉलिसी है, उसके तहत ये इंश्योर करेंगे कि उनको सारे वो बेनिफिट मिलें। राह भटक गए थे, समझ में नहीं आया था, नादानी बस गांव भर में आती थी पार्टी, धीरे धीरे उसमें कदम रख दिए। बाकी लोग को क्या कहना चाहेंगे? बाकी लोग को, बाकी साथियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि अगर अच्छा ज़िंदगी जीना है तो वो सब रास्ते को छोड़ दे। जंगल झाड़ में भटकने से अच्छा है कि मुख्यधारा में आ जाएं, सरकार की जो पॉलिसी है उनका लाभ लें। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज निजी क्षेत्रों के लिए चयनित 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। मोरहाबादी मैदान में इसे लेकर समारोह का आयोजन किया गया है। जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, उनका चयन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लगाए गए भर्ती कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्रों के लिए हुआ है। कुछ युवाओं का चयन उद्योग विभाग के माध्यम से भी निजी क्षेत्रों के लिए किया गया है। और इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन के साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन के अलावा सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह भी मौजूद रहेंगे। झारखंड के युवाओं के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 10,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये वही मंच है जहां मुख्यमंत्री अब से कुछ देर के बाद 10,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आप देखें तस्वीर में, यहाँ रांची के एसएसपी, डीसी और आला अधिकारी मंच का मुआयना कर रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कई मंत्री यहाँ पहुँचेंगे और निजी क्षेत्र में 10,000 युवाओं को यहाँ रोजगार पत्र सीधे तौर पर सौंपेंगे। ये झारखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीधे तौर पर इतनी भारी मात्रा में, यानी 10,000 युवाओं को एक साथ रोजगार मिलने जा रहा है। हालांकि यह सरकारी क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो युवाओं को बरसों से मेहनत होती है, उनकी इच्छा होती है, आकांक्षा होती है कि हम भी कहीं ना कहीं रोजगार करें, आज उसकी सपना पूरा हो रहा है। इससे पहले हेमंत सोरेन कई चुनावी मंच से अपने चुनावी घोषणा के दौरान युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। और गांव-गांव तक विकास की रोशनी फैलाने के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार का सच कोडरमा में दिखाई देता है। बंगाखलार पंचायत के लोगों के हाथ में मोबाइल और लैपटॉप तो आ गए, लेकिन कनेक्टिविटी के लिए या तो ऊंची पहाड़ी टीलों पर जाना पड़ता है या फिर किसी पेड़ पर चढ़ना पड़ता है।
मोबाइल क्रांति के इस दौर में भी इन ग्रामीण इलाकों के लोग नेटवर्क की समस्या से दो चार हैं, जो झारखंड सरकार के डिजिटल होने के सरकारी दावों की खुले तौर पर पोल खोलती है। वे टावर का कब से टावर नहीं है? कहीं आता है जाता है, और कोई इमरजेंसी बात हो तो नहीं हो सकता है। मोबाइल चालू नहीं होना तो बहुत परेशानी हो जाता है, कहीं फोन आता इमरजेंसी नहीं हो पाता है, कोई काम करने रहता तो नहीं हो पाता है, यही सब प्रॉब्लम हम लोग का है। कोई कंपनी का टावर नहीं आता है, यहाँ कोई कंपनी टावर आता है, कभी जियो आता है, एयरटेल आता है, कभी छोड़ देता है, कभी पकड़ता है, कभी नहीं पकड़ता है। और झारखंड में रिकॉर्ड 44% मानसूनी बारिश की कमी दर्ज की गई है। गोड्डा में पिछले 10 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में किसान बेहद परेशान हैं। खेतों में बोए गए बिचड़े सूख रहे हैं, जिससे धान की उपज में कमी का डर सता रहा है। पूरे आषाढ़ भर मायूस मानसून के बाद भी सावन अब तक सूखा गुजर रहा है। किसानों की चिंता है कि इस साल अगर बरसात नहीं हुई तो आधी से भी कम उपज होगी और पूरे साल खाने पर भी आफत हो सकती है। बिचड़ा की होते बारिश की वजह से हाँ, बारिश नहीं से बिचड़ा मरबे न करते। बारिश वाला से बिचड़ा तो नहीं मरतले। पिछले साल तक कैसा था? इस समय तक इस समय तो रोपा चल रहा था, रोपा चल जाता था। हाँ। इस साल लगभग कितना लेट है? अभी हो गया 10-15 रोज लेट हो गया अभी। और साहिबगंज में अवैध तरीके से नाव के जरिए स्टोन चिप्स को गंगा पार कर दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा था। इसकी गुप्त सूचना के आधार पर 3 गंगा घाटों पर छापेमारी की गई। मदन शाही घाट, चानन और समदा घाट में औचक छापेमारी से हड़कंप मच गया है। छापेमारी में मदन शाही घाट पर करीब 40 से 50 हजार CFT स्टोन चिप्स जब्त किए गए हैं। जब्ती के बाद स्टोन चिप्स को संबंधित थाने को सौंप दिया गया, लेकिन किसी के यहां पर गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। काफ़ी दिनों से वहाँ पे ये सब इलीगल ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। जो ट्रक हमने पकड़ा है उसको उठा के भागने के चक्कर में भी कुछ लोगों ने वहाँ हाइड्रा भी लेकर आ गए थे, तो हाइड्रा हम लोगों ने सीज कर लिया है। एक मोटरसाइकिल भी वहाँ, क्योंकि कुछ लोग मोटरसाइकिल से आए होंगे, वहाँ मोटरसाइकिल भी वहाँ खड़ी थी, वो मोटरसाइकिल भी हमने सीज किया है। धनबाद में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के कपड़े अब बाजारों में भी बिक रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही एटीएम आपूर्ति के साथ निरसा बीडीओ ने कुमार डुबी बाजार में छापेमारी की और इस दौरान कई दुकानों से 160 धोती साड़ी और लुंगी को जब्त किया गया। गरीब परिवारों के लिए आवंटित धोती साड़ी और लुंगी बेचने का आरोप पीडीएस डीलर इदरीश मयूरी पर लगा है, जिसके बाद दुकान का लाइसेंस निलंबित करते हुए आरोपी दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया। आपको बताते चले कि गरीब परिवारों को साल में 2 बार धोती साड़ी और लुंगी का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन ये योजना भी घोटालेबाजी की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। रांची में विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कांग्रेस के विधायकों और सांसदों के साथ अहम बैठक की और इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के बाद यशवंत सिन्हा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए निकल गए। आपको बताते चले कि जेएमएम ने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा के लिए दुविधा की स्थिति है। दरअसल उनके पिता यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं और आज वे झारखंड में सभी दलों से समर्थन मांग रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जयंत सिन्हा पार्टी धर्म निभाएंगे या फिर पुत्र धर्म। हालांकि जयंत सिन्हा ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं जयंत सिन्हा को लेकर राजनीतिक दलों में बयानबाजी का भी दौर लगातार जारी है। जयंत सिन्हा जी ने 2-3 दिन पहले बहुत स्पष्ट तरीके से बोला था कि पिता पिता है, पिता का जगह अलग होता है और ये सबों के साथ लागू होता है। लेकिन जहां तक राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने की बात है तो उन्होंने कहा पार्टी का जो निर्देश है, पार्टी का जो अनुशासन है, पार्टी के जो सिद्धांत है, पार्टी का जो उम्मीदवार है, उनके साथ वो पूरे तरीके से है। पिता के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं है,
लेकिन जहां तक राजनीति का बात है, राजनीतिक विचारधारा का बात है, जयंत सिन्हा जी ने स्पष्ट किया है कि वो द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देंगे। इसे क्यों इशू बनाया जा रहा है, ये समझ से परे। ये तो पिता पुत्र के बीच की बात है और पार्टी की बात है, लेकिन अब इस पर सवाल ही अगर उठने लग रहा है तो ये बहुत ही हास्यास्पद है और दुखद है। एक पुत्र के लिए ये भी स्वाभाविक रूप से बनता है कि वो अपने पिता के सम्मान का, अपने पिता के नीतियों का समर्थन करे। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जयंत सिन्हा भी जसवंत सिन्हा जी के पक्ष में वोट कर एक पुत्र होने का और एक पिता के सम्मान का, दोनों का दायित्वों को अच्छी तरह से निर्वहन वो कर सके। सावन महीने में देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भगवान भोले शंकर पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर श्रद्धालु पहुंचते हैं। जलाभिषेक बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए गर्भगृह में लगे अर्घा के साथ बाघ्य अर्घा के भी इंतजाम किए गए हैं, जहां श्रद्धालु अपने साथ लाए पवित्र गंगा नदी का जल अर्पित करते हैं और वो सीधे शिवलिंग तक पहुंच जाता है। बाघ्य अर्घा से करीब 30% कांवरिया जल अर्पण कर रहे हैं। सावन का पावन महीना का शुरुआत हो चुका है। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हम मंदिर परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह के अलावे एक बाहर में बाह्य अर्घा का सिस्टम भी लगाया गया है, जिसके तहत जो श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए ये व्यवस्थाएं की गई है, जिससे जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आसानी से सुलभता पूर्वक यहाँ पर जल अर्पण कर रहे हैं और ये जल जो है सीधे बाबा बैद्यनाथ पर ही जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे दूसरी तरफ एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया है, जिस भी श्रद्धालु को संदेह होता है कि नहीं ये बाबा का जल नहीं जा रहा है तो इस स्क्रीन से बताया जाता है कि एक पाइपलाइन लगा हुआ है और उसी पाइप